पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बने थे जापान के अंदर। जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे बने थे? जापान के अंदर बने थे। इसीलिए इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया। सबसे पहले इनकी जो खोज की गई थी वो जापान में की गई थी, है ना। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में आजकल जो ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में इन्हीं कैंडल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसी तरीके से चार्ट पैटर्न भी होते हैं। चार्ट पैटर्न अभी आपको मैं इसके बाद में समझाऊंगा। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में अपन चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। तो उनकी खोज भी कहाँ पे हुई थी? जापान के अंदर ही हुई थी। तो ये पैटर्न्स है वो जापान के अंदर ही बने थे, बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका क्या करने लग गए, यूज करना स्टार्ट कर दिया। और आजकल जो ट्रेडिंग होती है वो इन्हीं कैंडल्स से होती है, ठीक है, इन्हीं कैंडल्स से होती है। अब जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, इसके अंदर सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इसका फॉर्मेशन। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार मैं आपको दोबारा क्विकली बता देता हूँ कि ये चीजें क्या क्या होती है। एक कैंडल होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है उसमें ये बड़ा वाला बॉडी पार्ट, और ये जो छोटी छोटी ऊपर और नीचे आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं अपन? विक या शैडो बोल सकते हैं। ऊपर है तो अपर विक या अपर शैडो होगा, और नीचे है तो लोअर विक या लोअर शैडो होगा। ये दो तो अपन इसके नाम ले रहे हैं कि कैंडल किस तरीके से बन रहा है, क्या क्या चीजें हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में जो एक कैंडल होती है ना, वो चार चीजें हमें बताती है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपके यहाँ पे, कैंडल का जो हाई और लो होता है वो चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल सेम होता है, ठीक है। अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूं तो इसका हाई भी ऊपर है, और रेड कैंडल का हाई भी क्या होता है? ऊपर होता है। एंड लो की बात करूं तो ग्रीन कैंडल का लो भी नीचे है, और रेड कैंडल का लो भी क्या होता है? नीचे। तो हाई लो में तो आपको कोई नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। जो डिफरेंस आता है ना वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में आता है। अगर कोई कैंडल नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि भाई नीचे ओपन हुआ है ऊपर क्लोज हुआ है तो प्राइस क्या हुआ है? बढ़ी है। प्राइस में अगर पॉजिटिव डिफरेंस आया तो कैंडल कैसा बनेगा? ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल तब बनता है जब प्राइस ओपनिंग से ऊपर जाके क्या होता है? क्लोज होता है। और अगर ओपनिंग से नीचे आके अगर कोई कैंडल क्लोज हो रहा है तो कैंडल कैसा बनेगा हमारा? लाल बनेगा या रेड कलर का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार सारी चीजें हमें कैंडल बताती है। ये हमने पहले अच्छे तरीके से पढ़ा था जब ट्रेंड वाली क्लास की थी, तो उसके कैंडल फॉर्मेशन अपन ने समझ लिया था। अभी अपन जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं हेलो ना, सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कल कह रहे थे कि फिर से बताएंगे कल। सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा तो दिया था कल, क्या रह गया था सपोर्ट रेजिस्टेंस में? पढ़ाए तो सर, बोले थे कि हम बोले थे कि समझ में नहीं आ रहा सर, तो कहे कि फिर कल बताएंगे। चलो ठीक है, क्लास के बाद में देख लेंगे एक बार, ठीक है, पहले क्लास कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया तीन तरीके के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ेंगे? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब ऐसे पैटर्न जो एक कैंडल से मिलकर बनते हैं उनको अपन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन एक पैटर्न देखते हैं। आपके सामने एक दो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम लिखा हुआ है, एक का नाम है हैमर और एक का नाम क्या है आपका? हैंगिंग मैन। एक तो आपको हैमर्स दिखाई दे रहा होगा और एक का नाम क्या है आपका? हैंगिंग मैन। अब ये क्या होता है, किस तरीके से ये काम करती है, वो सारी चीजें अपन एक बार समझते हैं। कुछ पॉइंट्स में आपको बता दे रहा हूँ, वो एक बार सुन लीजिए आप। देखो, मार्केट में कभी भी आपने शेयर मार्केट के बारे में देखा होगा तो यहाँ पे दो सिंबल बने होते हैं, एक तो बना होता है बुल और एक बना होता है बियर। बुल बोले तो बैल और एक बना होता है भालू। अब सर इनका क्या मतलब होता है शेयर मार्केट में, इनका क्या लेना देना? तो देखो, इनका लेना देना ऐसा होता है कि ये जो बुल होता है ना, ये मार्केट को ऊपर ले जाने का सिंबल होता है, और जो बियर होता है ये मार्केट को नीचे गिराने का सिंबल होता है। क्या आज से आपका मार्केट नीचे गिरेगा तो ये बुल सिंबल बताए, बुल मतलब बियर बताएगा आपको, और मार्केट ऊपर जाएगा तो ये बुल से आपको पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश है। मार्केट को बोला भी जाता है, कभी आपने सुना हो तो, कि आज मार्केट बुलिश है। बुलिश का मतलब क्या होगा? मार्केट ऊपर जा रहा है। और आज मार्केट बियरिश है तो इसका मतलब क्या है? मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड इनको सर इन्हीं को सिंबल क्यों लिया गया और कुछ क्यों नहीं लिया गया? तो ऐसा माना जाता है कि जैसे बुल होता है, बेल जो होता है, वो क्या करता है कि किसी भी चीज को अपने सींगों में डाल के ऊपर की तरफ फेंकता है। फेंकता है क्या? कोई भी आदमी आता है उठा के ऊपर की तरफ फेंक देता है, तो इसका मतलब ये मार्केट को उछालने का काम करता है। इसीलिए ये बुल को इसका सिंबल माना जाता है, बुलिश मार्केट का। और इसी तरीके से अगर बात करें बियर की, तो ये क्या करता है, कोई भी आदमी या कोई शिकार होता है तो उसको झपटा मार के नीचे की तरफ झूर के लेके आता है ना। जंगलों में कभी देखा हो तो पेड़ पौधों को झूर के ऐसे नीचे की तरफ मारता है ना। तो ये मार्केट को नीचे गिराने का सिंबल होता है। इसी तरीके से इन दोनों को लिया गया है यहाँ पे। तो ये आपका बुलिश मार्केट के लिए होता है और ये आपका बियरिश के लिए होता है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि हम जो पैटर्न समझने वाले हैं ना, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अपन समझने वाले हैं, इसके अंदर जो मेरा लेफ्ट साइड में होगा वो आपका बुलिश होगा, और जो राइट साइड में रहेगा ये आपका कैसा रहेगा? बियरिश रहेगा। बुलिश का मतलब क्या है? बुलिश का सिंपल सा मतलब ये रहेगा कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा।
कहने का मतलब मेरे लेफ्ट साइड में जितने भी पैटर्न अभी बनेंगे तो ये मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और राइट साइड में जो भी पैटर्न्स है जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, बियरिश, इसका मतलब ये पैटर्न मार्केट को क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, डाउन साइड में लेके आएंगे। कहने का मतलब अगर ये लेफ्ट साइड वाला पैटर्न बना ना तो यहां से मार्केट क्या होना है, ऊपर जाना है, और राइट साइड वाला पैटर्न बना तो मार्केट वहां से क्या होगा, नीचे जाएगा। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि चलो राइट वाला सर बियरिश है तो नीचे लेके आ रहा है, लेफ्ट वाला बुलिश है तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, तो ये बनेंगे कहां पे, ये बनेंगे कहां पे। तो आपको सिंपल सी चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि भाई ये मार्केट को अगर ऊपर लेके जा रहा है तो ये बनेगा कहां पे, बॉटम में, नीचे तो बनेगा, ये नीचे बनेगा तभी तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, अगर ये ऊपर बना हुआ है तो फिर कहां ऊपर लेके जाएगा। तो जो बुलिश पैटर्न होते हैं ना वो कहां पे बनते हैं, बॉटम में बनते हैं, नीचे बनते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होता है ना वहां पे आपका एक बुलिश पैटर्न बनेगा, उसके बाद भी मार्केट वहां से क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। और जो बियरिश पैटर्न होते हैं ये कहां बनेंगे, ऊपर, ऊपर बोले तो टॉप में बनेंगे। मतलब आपका मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा, अप ट्रेंड में चलते टाइम में एक बियरिश पैटर्न बनेगा, एंड वो पैटर्न जैसे ही बना वहां से मार्केट आपका क्या हो जाएगा, डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई कि बुलिश पैटर्न बॉटम में बनता है, बियरिश पैटर्न टॉप में बनता है। बुलिश पैटर्न मार्केट को ऊपर लेके जाता है, बियरिश पैटर्न मार्केट को नीचे लेके आता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी पैटर्न है वो बुलिश है, और राइट हैंड साइड पे जो भी पैटर्न अपन समझेंगे वो कैसे होंगे, बियरिश होंगे। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता, क्या मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता, कि ये चाहे रेड बनो चाहे ये ग्रीन बनो। अब आपके सामने एक चीज होगी कि सर पहले वाले को हमने हैमर बोला और दूसरे वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, हैंगिंग मैन। तो सर ये क्या मसला है, पहले वाले को अपन हैमर बोल रहे हैं और दूसरे वाले को हैंगिंग मैन, ये तो दोनों हैमर ही हो सकते थे ना, कि हमने बोला। अब आप बोलोगे सर इसमें कलर एक लाल है इसलिए हमने इसको हैंगिंग मैन बोल रहे हैं और एक ग्रीन है इसको हैमर बोल रहे हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक लाइन इससे पहले बोली, क्या कलर मैटर करता ही नहीं है, इनमें कलर मैटर करता ही नहीं है, तो फिर इसके नाम अलग अलग क्यों है, इसको हैमर क्यों बोल रहे हैं और इसको हैंगिंग मैन क्यों बोल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये बनता कहां पे है, चाहे ग्रीन बनो चाहे रेड बनो, अगर ये बॉटम में बना है, कहां बना है, नीचे बना है, तो ये क्या कहलाएगा आपका हैमर, क्या कहलाएगा, हैमर। और ये पैटर्न दोनों में से कोई सा, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, अगर ये ऊपर बना है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का हिंदी मतलब क्या होता है, लटका हुआ आदमी। तो आदमी कहां लटक सकता है, ऊपर ही लटकेगा ना, फर्श पे तो लटक नहीं सकता। तो हैंगिंग मैन कहां बनेगा, हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। और ये जो फर्स्ट वाला होता है हैमर। अब चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, हैमर, हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा, हथौड़ा सबने देखा होगा, ठीक है। तो ये लग भी रहा है थोड़ी की तरह, लग रहा है ना, तो इसलिए अपन इसको तो क्या बोल रहे हैं, हैमर। और इसका क्या मसला है सर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये बांस है और यहाँ पे इसके ऊपर आदमी लटका हुआ है, इसको पकड़ के। ये देखो इसमें हंसने की बात नहीं है, आगे आके कॉन्सेप्ट, क्योंकि पैटर्न कहाँ बने, ये जापान के अंदर बने हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ना, ये जापान ने, उन्होंने अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट दिए हैं। अभी आगे आने वाले कैंडल्स के आपको अलग अलग नाम आपको दिखाई देंगे, उनका नाम और उसका काम अलग अलग होगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट और जो नाम दिए गए हैं वो जापान के हिसाब से दिए गए हैं ना, तो यहाँ पे हमारे उनका अलग मतलब होता है, वहां पे उनका अलग मतलब होता है। तो उन्होंने इनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट निकाला है। अब आपको देखो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार अपन। दोनों का नाम तो मैंने समझा ही दिया, ये हथौड़ों की तरह दिख रहा है तो इसको अपन हैमर बोल रहे हैं। और इसका ऐसा माना जाता है कि ये बांस है और इसके ऊपर ये एक आदमी लटका हुआ है, मतलब हैंगिंग मैन इसको अपन बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम इस पैटर्न्स को बनेंगे कहां पे और वन बाय वन एक बार समझते हैं। सपोज करो कि मार्केट आपका क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट आपका पहले नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो ट्रेंड कौन सा चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मतलब रेड कैंडल बनाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि नीचे आएगा तब कैंडल कैसी बनेगी, रेड ही बनेगी। चलो सर बढ़िया, रेड कैंडल बनाता हुआ मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था, फिर आपने देखा कि यहाँ पे नीचे क्या बन गया, हैमर बन गया। एक ऐसा कैंडल बना जो आपको हैमर की तरह दिख रहा है। अब हैमर में एक चीज को ध्यान रखना, देखो हैमर की, सर हैमर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हैमर की डेफिनेशन होती है कि जो इसका बॉडी पार्ट होता है ना, उससे जो विक पार्ट होता है कम से कम 2 गुना बड़ा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 2x, 2 गुना बड़ा होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये बॉडी पार्ट, इतना छोटा सा बॉडी पार्ट आपका बनेगा, ये ऊपर की तरफ बनना चाहिए। हथौड़ा देखा होगा तो उसके ऊपर की तरफ एक लोहे का वो होता है, इसके ऊपर ये जो छोटी वाली विक है जिसको अपन अपर विक बोल रहे हैं, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपने कई हथौड़े देखे होंगे, किसी हथौड़ी में थोड़ा सा डंडा निकला हुआ होता है, किसी में नहीं निकला हुआ होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपर विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन हथौड़ा जो होता है उसका नीचे वाला जो डंडा होता है वो काफी लंबा होता है क्या। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है कि ये बॉडी पार्ट है, ये तो होगा इसमें छोटा, और जो इसका विक पार्ट है ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
और ये जितना बड़ा होता है ना विक, वो हथौड़ा उतना ही पावरफुल होता है। मतलब यहाँ पे ये हैमर क्या होगा, उतना ही पावरफुल होगा, उसको मार्केट को ऊपर ले जाने का उतना ही चांस ज्यादा है। क्या बड़ा होना चाहिए, हथौड़ा बड़ा होना चाहिए, हैमर बड़ा। कभी हेडपंप चलाया, तो अब हेडपंप चलाया है क्या, शायद चलाया होगा, ठीक है। अगर अपन ने देखा होगा तो उसमें देखो, उसको जस्ट पास में से अपन चलाते हैं, बिल्कुल पास में चले जाओ तो क्या दबाओ तो कितना जोर आता है, और उसको अगर हथौड़ा बिल्कुल लास्ट एंड में जाके चलाए तो अपन एक हाथ से भी आराम से चला लेते। वही चीज है, कहने का मतलब कि यहाँ पे डंडा जितना बड़ा हो जाता है ना, उसकी पावर उतनी बढ़ जाती है। ये विक जितनी बड़ी हो जाती है, पावर उसकी उतनी ही बढ़ जाती है, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने की चांस भी उसके उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम ये विक कितनी होनी चाहिए, 2x। अगर ये 2x है, बॉडी से 2 गुना बड़ी है ना, तो ही अपन इसको क्या बोलेंगे, हैमर। अगर ये 2 गुना से बड़ी कम होती, यहां तक ही होती सर, तो अपन इसको हैमर नहीं बोलते, फिर इसको अपन हैमर नहीं बोलते, फिर इसका कुछ और नाम होता, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज बताया, मैं अभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा आपको 30-35 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा। अब आपको तो सिर्फ इतना पता है कि एक कैंडल में 2 ही चीज होती है, एक विक होती है और एक बॉडी होती है, तो सब 30-35 कहां से आ गए। तो बस इसमें यही है कि बॉडी कहां बन रहा है, किसी में विक कहां पे बन रहा है, ऊपर की तरफ बॉडी बन रहा है तो उसको अलग बोलेंगे, नीचे की तरफ बॉडी बन रहा है तो अलग बोलेंगे, ऊपर विक बड़ी है नीचे विक छोटी है, बस ऊपर नीचे जो विक का ये एडजस्टमेंट है ना, उसी के हिसाब से उसका क्या है नाम। अभी हमने इसको हैमर बोल दिया कि इसमें जो बॉडी पार्ट है वो छोटा है, और जो इसका विक पार्ट इससे 2 गुना बड़ा है, ऊपर की तरफ जो विक निकलती है वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हैमर पड़ गया। तो हैमर समझ में आया आपको, हैमर की तरह दिखता है इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसका विक पार्ट 2 गुना होना चाहिए कम से कम बॉडी से, और जितना ज्यादा बड़ा विक होगा वो हैमर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग हैमर से मतलब ये है कि उसको मार्केट को ऊपर ले जाने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। चलो सर, ये तो बढ़िया हो गया, हैमर हमको समझ में आ गया। ये रेड भी हो सकता है, अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो ये भी हैमर ही है, इसको हैंगीमैन नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको, कलर मैटर नहीं करता, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, अगर ये नीचे बना है तो वो क्या है, हैमर है। और हैमर की डेफिनेशन, अब ये सर बना कैसे होगा, चलो इसमें थोड़ा सा इसका भी मैं बस समझा देता हूं आपको, प्राइस का वो थोड़ा लेके चलते हैं। सपोज ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई होगी, ग्रीन कैंडल बॉडी के नीचे पार्ट पे ओपन होती है क्या, हमने समझा था। तो यह मान लेते हैं यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो कितनी थी, 100 रुपए। 100 रुपए पे ये क्या हुआ, ओपन हुआ। उसके बाद इसमें एकदम से गिरावट आई, इसकी जो प्राइस है एक टाइम ऐसा हुआ कि 50 रुपए तक आ गई, और ये इसका क्या बन गया, लो। मना क्या, फिर जैसे ही कोई स्टॉक 100 से 50 पे आ जाता है तो लोग यहाँ पे कौन एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स। बायर्स यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। जब इसको बाई किया जाएगा तो प्राइसेस वापस ऊपर आएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो 115 तक पहुंच जाता है, 120-15 कितना भी पहुंच जाता है, एकदम से इतना स्पाइक आ जाता है, ठीक है। और फाइनली जब मार्केट बंद हो जाता है तो थोड़ा सा नीचे आता है, और यहाँ पे आके इस कैंडल पे यहाँ पे क्लोज करा देता है। मान लेते हैं 110 पे क्या करा दिया, क्लोज हो गया, और ये इसका क्या था, हाई। क्या बना कैंडल में, वही चारों चीजें। जितना नीचे गया विक, इतना इसने लो बनाया, 50 पॉइंट नीचे लो बनाया था, 10 पॉइंट ऊपर जो क्लोज हुआ उससे 5 पॉइंट ऊपर क्या बनाया इसने, हाई बनाया था, ठीक है। तो हमें इसमें देखे तो ओवरऑल मोमेंट कितने पॉइंट का है, सिर्फ 10 पॉइंट का। लेकिन मार्केट ने मोमेंट देखो 50 से 115 तक गया, कैंडल बहुत ऊपर नीचे गई थी, लेकिन फाइनली इसमें कितना मोमेंट आया, 10 पॉइंट। अब ये मोमेंट अगर पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये कैंडल कैसा बन गया, ग्रीन। और आप इसमें देखो तो इसमें क्या होता है, ये ओपन होती है ऊपर यहाँ पे, सपोज दें कि यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुई, इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गई, 105 तक मान लो ऊपर गई थी, 5 पॉइंट ऊपर गई। इसके बाद एकदम से गिरी, गिर के मान लेते हैं यहाँ पे 50-60-40 रुपए पे आ गई, और फाइनली जब ये क्लोज हुई तो यहाँ पे आके 90 पे क्लोज हो गई। अब इसमें भी डिफरेंस कितने पॉइंट का है, 10 का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे 10 पॉइंट कम हो रहा है, क्योंकि ओपन यहाँ पे ऊपर हुआ था और क्लोज ये नीचे होती है, और ग्रीन कैंडल ओपन नीचे हुई थी और क्लोज ऊपर हुई है। तो ऊपर क्लोज होने की वजह से वो ग्रीन बन गई, और ये नीचे क्लोज होने की वजह से कैसी बन गई, रेड कैंडल बन गई। तो दोनों कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आया आपको, चलो सर बढ़िया। तो हैमर अपन किसे बोल रहे हैं, हैंगिंग मैन अपन किसे बोल रहे हैं। अब अपन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हैमर, ये समझ में आ गया आपको, नीचे बन रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हैमर बोलेंगे। दोनों को कलर मैटर नहीं करता। और इसी कंडीशन में अगर देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, और ऊपर की तरफ अगर ये कैंडल बन गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। चाहे ग्रीन बनो चाहे रेड बनो, इसके बाद ये पैटर्न बनते हैं, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। और हैमर बन रहा है तो प्राइस यहाँ पे पहले नीचे आ रहा था, इसके बनने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। समझ में आया क्या, क्या हुआ। अब चलो सर, एक कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, हम इनको अब इस पे एंट्री कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, और टारगेट कैसे लगाएंगे, ये चीज अपन इस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने देखा कि प्राइस यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था, ट्रेंड कौन सा चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड में मतलब मार्केट नीचे जा रहा होता है। अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा पैटर्न बने कि यहाँ से मार्केट को ये ऊपर लेके जाए, और आपने देखा कि क्या बन गया, एक अच्छा हैमर बन गया। क्या बन गया, हैमर। जैसे ही ये पैटर्न बनता है, आप वहां पे मार्केट में क्या हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। एंट्री अपने को नहीं लेनी है, ट्रेड अपने को भी नहीं लेना है, बस ये पैटर्न बना,
बनते में क्या हो गया, एक्टिव, कि मुझे अब एंट्री लेने की कोशिश करनी है या एंट्री लेनी है, लेकिन मैंने एंट्री अभी तक ली नहीं है। एंट्री कब लूंगा, मैं वेट करूंगा, पहले क्या करूंगा, इस हैमर का हाई, इसका हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट मार्क कर लूंगा। सर ये क्यों किया, ये अभी समझेंगे। हैमर बना, मार्केट आपका डाउन आ रहा था, डाउन आते टाइम क्या बना, हैमर बना, हैमर बनते ही मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया और मैं एक्टिव बैठा हूं, मेरे को क्या लेनी है अभी, एंट्री लेनी है। लेकिन मैं एंट्री डायरेक्ट हैमर बनते ही नहीं लूंगा, मुझे चाहिए थोड़ा सा कंफर्मेशन कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगा ही। हो सकता है मार्केट इसको बनाने के बाद में नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट में 100% श्योरिटी तो कुछ होती नहीं है ना। हैमर बना, बहुत अच्छी बात है, और ये सिंबल भी है कि ऊपर लेके जाएगा, बट ये भी टूट सकता है, अगला ही कैंडल इसके भी नीचे आ सकता है। तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए, कंफर्मेशन। मैं बिना कंफर्मेशन के यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा, तो मुझे कंफर्मेशन कौन देगा, इसके अगली कैंडल। हैमर बन चुका, मैं एक्टिव हूं, इसका हाई मैंने मार्क कर लिया, इसका लो मैंने मार्क कर लिया, और मैं यहाँ पे रेडी बैठा हूं, मुझे चाहिए कंफर्मेशन। सर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, कंफर्मेशन आपको ऐसे मिलेगा कि जैसे ही ये कैंडल बना, इसके बाद में अगला कैंडल बनना स्टार्ट होगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडल एक बनना स्टार्ट होगा, और ये कैंडल जाके इसका हाई ब्रेक कर दे। क्या ब्रेक कर दे, हाई किसका, हैमर का। हैमर का जो हाई पॉइंट अपन ने मार्क किया था, अगर ये इसको ब्रेक कर दे, इस तरीके का कैंडल बनेगा। इसका हाई ब्रेक हुआ ना यहाँ पे, हो गया क्या, हाई ब्रेक होते अपन क्या लेंगे, एंट्री। हमने यहाँ पे क्या बना ली, अपनी एंट्री। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हाई ब्रेक हुआ, ये प्राइस कितना चल रहा था, 100 रुपए, तो 100 रुपए में मैंने क्या बना ली, स्टॉक में एंट्री बना ली, बन गई क्या एंट्री। अब एंट्री बनाते ही आपका जो दूसरा काम होता है ना, वो क्या होता है, स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के तो आप काम करोगे ही नहीं, नहीं तो मार्केट में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, स्टॉप लॉस एंट्री लेते ही दूसरा काम क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेडिंग आज ही छोड़ दो, नहीं तो फिर रोड पे आ जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका यही है, आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है। सर अभी ये स्टॉप लॉस क्या होता है, एक वो प्राइस जहां तक अपना अपना लॉस बुक करेंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, खरीदी है क्या, अब मान लो कि ये तो मार्केट मेरे फेवर में चला गया, हमने ऊपर के लिए एंट्री ली और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से 100 से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन सपोज करो कि मार्केट यहाँ से आ जाए नीचे, क्या हो जाए, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लग जाए, तो फिर मेरे को क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस। मैंने यहाँ पे जैसे एंट्री ली, अब यहाँ से सोचो कि मार्केट नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो जो मैंने 100 रुपए लगाए थे ना, अब ये 100 कितने हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो मेरा तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, जीरो। ये जितना नीचे जाएगा उतना ही मेरा क्या होता रहेगा, लॉस, क्योंकि मैंने एंट्री कहां के लिए बनाई है, ऊपर के लिए, अप साइड में। अब मैं पूरा का पूरा पैसा तो नहीं दूंगा। देखो हमने जो ट्रेडिंग की, एक संभावना पे कर रहे हैं कि हैमर पहले बना था और ये आगे भी क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि पहले भी ये काम करता था। ठीक है, लेकिन 100% नहीं है कि ये काम करेगा ही, करेगा ही संभव नहीं है, तो हम हमारा पूरा पैसा भी इस पे भरोसे नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या, हम रिस्क इस पे ले रहे हैं, ये हैमर बन गया, हमने इस पे रिस्क लिया कि भैया मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है, ऐसा होता है, तो मैं इसके रिस्क पे क्या कर रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ। लेकिन पैसा लगा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने जो 100 रुपए लगाई मैं इसको जीरो कर लूंगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्राइस डिसाइड करेंगे, उस प्राइस पे अपना क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस। सपोज करो, अब स्टॉप लॉस कहां लगता है कि जो हैमर के हाई पे एंट्री लेना, उसका जो ऑपोजिट पॉइंट होता है, मतलब ये जो लो पॉइंट अपन ने मार्क किया ना, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एसएल। इसके लो पॉइंट पे अपन क्या लगाते हैं, जो भी इसका लोअर विक होता है वहां पे हमारा क्या लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो 90 रुपए था, ये जो विक बना कितने रुपए पे बना है, 90 पे बना। ये कितने पे बन सकता है, मैं एक अच्छा नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये 89 पे बन सकता है, 91 पे बन सकता है, 87 पे बन सकता है। वो तो चार्ट पे प्राइस चलती रहती है ना, बगल में प्राइस नहीं चलती क्या चार्ट में, वहां से दिख जाता है सारा। वो तो अपन टूल्स वगैरह लगाएंगे, सब कुछ पता चल जाता है वहां पे, सब कुछ पता चल जाता है। टूल्स वगैरह लगाते हैं तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, कितना स्टॉप लॉस वगैरह बन रहा है। अभी अपन एक रैंडम नंबर लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि 100 पे मैंने एंट्री बनाई, इसका हाई ब्रेक होते ही 100 रुपए प्राइस था तो मेरी एंट्री हो गई, और इसका जो लोअर पॉइंट था विक, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस 90 रुपए का नहीं ले रहा, मैं इसके लो कैंडल का ले रहा हूँ। अब ये लो कितने का भी हो सकता है, 87 का हो सकता है, 70 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 50 का, जो इसका लो पॉइंट होगा मेरा स्टॉप लॉस वहां रहेगा। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था वो कितने पे था, 90 रुपए। ठीक है, अब सर स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा, स्टॉप लॉस लगाने से होगा, देखो हम ट्रेड लिए हैं, हम 100% श्योर तो हो नहीं सकते, हम गलत भी हो सकते हैं हमारे ट्रेड में। तो अगर हम हमारे ट्रेड में गलत हुए तो मार्केट जब यहां से नीचे आएगा ना, तो 90 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होगा, स्टॉप लॉस जब अपन लगा देते हैं ना तो हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाती है, मतलब हमें ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है कि भैया आपका लॉस हो गया और अब आप बाहर हो जाओ। अगर मैंने यहाँ पे 10 रुपए का लॉस लिया, क्योंकि 100 से 90 गिरे, तो कितने रुपए का 10 था लॉस था, सिर्फ 10 रुपए का लॉस था। तो अगर मैं मेरे व्यू में जो मैंने जो ट्रेड लिया, अगर मैं उसमें गलत भी हुआ तो मेरा लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 10 का। लेकिन अगर सपोज करो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया,
तो आपके जो 100 रुपए थे ना, ये पूरे के पूरे क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं ना। तो हम जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारी कैपिटल बच जाती है। और ये तो आप अपने हाथ पे टेटू बनवा लो कि ट्रेड लेते ही आपको क्या लगाना है, स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना तो रोने वाले वो भी नहीं मिलेंगे, हाथ है। तो मतलब हालत बुरी हो जाएगी। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ एक गलती करते हैं, एक ही गलती के अंदर पूरा डुबा बैठते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका सिर्फ 10 रुपए गया, अब आपके पास कितने रुपए बच गए, 90 रुपए तो बच गए ना। अब 90 रुपए बच गए तो आप अगला ट्रेड करने के लिए तो हो ना, मैदान में तो हो ना अगले ट्रेड करने के लिए। सपोज करो आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, आपका पूरा यहाँ पे जीरो हो गया, अब अगला कहां से खेलोगे, अगला ट्रेड कहां से लोगे, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए तो क्या चाहिए, कैपिटल। क्रिकेट में वही सीन होता है, आप विकेट बचा के रखो, रन तो लास्ट ओवर में भी बन जाते हैं, तो वो वाला सीन है। विकेट से मतलब यहाँ पे हमारा क्या होता है, कैपिटल। आप अपना कैपिटल बचा के रखो, वो तो इसमें टारगेट नहीं मिला तो क्या हुआ, अगले ट्रेड में अपने को टारगेट मिल जाएगा, तो पैसा तो अपन वहां कमा लेंगे। लेकिन अगर हमने विकेट ही खो दिए तो फिर रन कौन बनाएगा, कोई नहीं बना सकता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि आपको बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम नहीं करना है। ये पहला रूल है, इसको तो आप सर टैटू बनवा लो अपने हाथों पे, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना तो आपकी फिर लंका लगने वाली है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस लगाने का मन क्यों नहीं करता, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है ना, अभी हमने 90 पे स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके हमारे स्टॉप लॉस करके मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार अगर ये मैं नहीं लगाता तो देखो कितना ऊपर तक गया मार्केट, और मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाता, टारगेट मिल जाता, मेरा पैसा बन जाता। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो बस एक दो बार ऐसा हो जाता है ना, उसकी वजह से आप स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हो। लेकिन वो एक दो बार वो सिर्फ आपके स्टॉप लॉस को आपको बहका करने के लिए, आपको उससे जाल में लाने के लिए ही होता है। क्योंकि जिस बार आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना, उसी बार ये 100 रुपए से डायरेक्ट जीरो पे आ जाएगा। आप ये ट्राई करके देख लेना, या तो किया हुआ होगा, अगर ट्रेड नहीं किया तो ट्राई करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये रियलिटी है। तो आपको बिना स्टॉप लॉस के क्या नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। पहला रूल ये समझ लो, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अपने कैपिटल को बचाना ही पहला रूल होता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ट्रेडिंग में आए हो तो आपको पता होगा, सेबी जो होता है, जो हमारी ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है, जो इनको चलाता है शेयर मार्केट को, तो सेबी खुद हर साल ये डेटा देता है कि 90% लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं, अपने कैपिटल का लो करते हैं। इसके लिए बोला भी जाता है कि 90% लोग अपने फर्स्ट 90 डेज में अपना 100% कैपिटल, वैसे बोला तो 90% जाता है, लेकिन पूरा का पूरा ही कैपिटल क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है, तो 90% लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और आपको एक और चीज बता दूं कि जो ट्रेडिंग है ना, ये जीरो सम गेम होता है। सर जीरो सम गेम क्या होता है, जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। एक को लग रहा होता है मार्केट ऊपर जाएगा, एक को लग रहा होता है मार्केट नीचे जाएगा। अब जिसके फेवर में गया मार्केट उसको तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और जिसके ऑपोजिट गया मार्केट उसको क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिसको लॉस हो रहा है ना, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है। कोई तीसरा आदमी यहाँ पे पैसा नहीं देता। यहाँ पे एक को लॉस होता है तो दूसरे को उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आज आपको जैसे हमारा व्यू एक साथ है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट चला गया कहाँ पे, नीचे, तो आपको तो उसमें क्या होने लग जाएगा, लॉस। और जितना नीचे जाएगा उतना ही मेरे को क्या होने लग जाएगा, प्रॉफिट। तो ये जीरो सम गेम होता है, कोई तीसरा आदमी यहाँ पे पैसे आके नहीं देता, हमारा ही पैसा होता है। एक को लॉस होता है तो दूसरे को उसका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो हाँ, अपोजिट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, टाइम डीके वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो अपोजिट में भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब ये कि यहाँ पे कोई तीसरा आदमी पैसा नहीं देता। और अभी आपको मैंने एक डेटा भी बताया कि 90% लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस करते हैं। तो आपको पता है फिर कमा कितने परसेंट रहे, और वो कितना कमा रहे हैं, वो 90% का कमा रहे हैं। मतलब जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं ना, वो कौन लोग कमा रहे हैं, वो सिर्फ 10%। तो ट्रेडिंग में पैसा कितना है, लेकिन वो कब आएगा, एक्सपीरियंस, टाइम, 5 साल 10 साल जिन्होंने दे दिया ना, ये 10% में वो लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन 3 महीने आए, 3 महीने आते सर हम तो 10% की कैटेगरी में आ गए, कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 10% में आने के लिए बहुत पकना पड़ेगा, बहुत तपना पड़ेगा। उसमें आ गए तो फिर आप समझ सकते हो कि पैसा कितना है इसमें, कि 90% लोग तो लॉस करते ही करते हैं। तो वो पैसा जा किसकी जेब में रहा है, 10% के में। और वो 10% की जेब में कितना पैसा जा रहा है, एक एक ट्रेड में 1-1 लाख का प्रॉफिट। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स के नाम बता दूंगा मैं आपको, जो एक एक ट्रेड में 5-5-6 लाख का प्रॉफिट करते हैं। जो लोगों की एक ट्रेड में इतना होता है, साल की सैलरी नहीं होती, इनकम नहीं होती। हाँ, अरे करोड़ों रुपए है, मैं ट्रेडर्स के नाम बता दूंगा, लेकिन उन्होंने कितने साल दे दिए। आज उनका जो अपन ये 70 लाख तो दिख गया, उसका लॉस भी 30 लाख का होता है, 30-40 लाख का होता है। तो उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि 30 लाख का लॉस एक ट्रेड में ले सके, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 30 लाख का लॉस ले सके, इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए ना। अभी आपका 100 रुपए का लॉस हो जाए तो पूरे हिल जाओगे, सारे के सारे ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे, सर सो गए, नींद नहीं आएगी 2 दिन तक।
अगर आप बिगनर हो तो, अगर आपने थोड़ा बहुत कर लिया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पहली बार करोगे ना तो 100 रुपए का नींद भी, 100 रुपए का लॉस भी आपकी नींद उड़ा देगा। हाँ तो वो पहले का किया हुआ होगा ना, इसलिए थोड़ा 14,000 का सहन कर गए, नहीं तो अभी तो कोमा में चले जाते पहली बार में इतना हो जाता तो। क्योंकि फर्स्ट टाइम बॉडी हमारी धीरे धीरे इन चीजों को एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में करते तो आपको 150 रुपए का लॉस होता है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा दुख होता है, पूरे दिन माइंड में वही चीज चलती रहती है कि यार 100 रुपए गए, 100 रुपए गए, 100 रुपए गए, ठीक है। धीरे धीरे आप जब ट्रेड करने जाते हो, आज मेरे को 5-7 हजार का लॉस भी हो जाता है तो मेरे को रिएक्ट नहीं होता, लेकिन आज भी मैं अगर 50,000 का हो जाए तो मैं भी ले जाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा मैं भी नहीं ले सकता आज के दिन में लॉस। तो धीरे धीरे जाके 2 साल बाद शायद मैं 50,000 का लॉस भी ले लूंगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में मेरे को 500 का लॉस भी ज्यादा लगता था, आजकल 500 1000 का लॉस तो कुछ होता ही नहीं है, न के बराबर होता है। तो वो टाइम के साथ चीजें आती है, आप धीरे धीरे जाके इस चीज को पैसा बनाओगे, इस चीज में आपको टाइम देना पड़ेगा और ये चीजें काम करती है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, स्टॉप लॉस के बिना आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर करे तो बस आज ही ट्रेडिंग भूल जाओ, क्योंकि आप रोड पे आने वाले हो, जो आपके पास बचा है सब कुछ। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में जब करता था तो मैंने 1.5 लाख रुपए का लॉस किया था स्टार्टिंग में जब मैं सीख रहा था, ठीक है। आता था, बस यही गलतियां क्या थी, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाता था। जो चीजें मैं करता था, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। और जब से मैं प्रॉफिटेबल होने लगा हूं तो उसके बाद एक ही चीज सबसे मेन जो चेंज की थी वो स्टॉप लॉस। एंट्री के जस्ट बाद ही पहला काम मेरा होता है स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि मैंने एक चीज समझ ली कि मैं अपने ट्रेड हो सकता हूँ और किसी को अपन बाय और सेल करने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। तो कितना ही बड़ा जोन हो, कितना ही बड़ा सपोर्ट हो, कितना ही बड़ा रेजिस्टेंस हो, वो टूट सकता है, टूट सकता है ना। तो हम हमारे ट्रेड में गलत हो सकते हैं और गलत हो गए तो हमारा लॉस भी कितना भी हो सकता है। तो मैं अगर मेरे व्यू में गलत होता हूँ, अगर मार्केट सही होगा तो वहां से ऊपर चला जाएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मैं आराम से थोड़ा बहुत देखे क्या हो जाऊंगा, वहां से एग्जिट हो जाऊंगा और अगले ट्रेड में उससे ज्यादा कमाऊंगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट के साथ अगर आप काम करोगे ना तो यहां से आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो, क्लियर। तो देखो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझे। मान लेते हैं यहाँ पे जो इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे क्या बनाई थी अपनी एंट्री, और इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट जो लो पॉइंट होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है एसएल। एसएल कितना बनेगा ये हमें कैंडल बताएगा। अगर ये विक थोड़ा छोटा बनता तो एसएल हमारा यहाँ होता, अगर विक ये थोड़ा और बड़ा बन जाता तो एसएल हमारा यहाँ पे होता। कितने पॉइंट का एसएल बनेगा वो कौन बताएगा, हमारा कैंडल बताएगा। जितनी बड़ी कैंडल बनी एसएल उतने पॉइंट का ही बनेगा, समझ में आया। ओके, हम अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एसएल हमारा ये वाला पॉइंटर मान लेते हैं कि यहाँ पे एसएल हमारे कितने पॉइंट का था 90 का, और एंट्री हमने कितने पे ली थी 100 पे एंट्री ली थी। तो जो टारगेट होता है ना वो हमेशा आपका डबल रहेगा। इसको डाउन आगे 60 पे भी आ जाए, हम तो 90 पे बार हो जाएंगे ना। नहीं ये अपने ऐसे लगाया हाँ जो कैंडल की 60 पे आगे तो वहां लेना पड़ेगा। हम अपने मर्जी से नहीं, अपने मर्जी से कुछ नहीं ले सकते, ये चार्ट बताता है हमें। अगर 60 पे आ गई ये, अगर वीक मान लो यहाँ पे आके 50 पे बनती तो फिर 50 का स्टॉप, तो 50 का ही लगेगा। चार्ट जो कैंडल जो बता रहा है ना, चार्ट जो बता रहे हैं स्टॉप लॉस वहां लगाया जाता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं अपनी मर्जी से, सर 10 रुपए का लॉस ले लेता हूँ, 10 का नहीं होगा। यहाँ पे जो लॉस बनेगा वो चार्ट बताएगा, कैंडल्स बताएंगे कि आपको कहाँ का क्या लेना है, स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया 90 रुपए का, मतलब 10 रुपए का एसएल है, यहाँ से कितने रुपए का एसएल है 10 रुपए का। तो हमारा जो टारगेट होगा वो कितने का होगा 20 रुपए का। हमेशा जो टारगेट आपको रखना है कितना रखना है, डबल। इसको बोला जाता है रिस्क रिवार्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क कितना का है और इसका आपको रिवार्ड कितना चाहिए। तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:2 होना चाहिए। 1:2 का मतलब क्या, 1 रुपए का लॉस हो तो कमाएंगे कितना वहां पे 2, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2। अगर यहाँ पे मेरे कितने रुपए का लॉस आ रहा है 10 का, तो मेरा टारगेट कितने पॉइंट बढ़ेगा 20 पॉइंट का। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 120 पे रहेगा। जब मार्केट 120 पे जाएगा तो वहां पे मैं अपना क्या बुक कर लूंगा, प्रॉफिट। हमने 100 पे एंट्री ली, 90 पे मैंने क्या लगाया स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, तो मेरा टारगेट कितने पॉइंट का हो गया 20 पॉइंट का। तो जब 120 पे प्राइस चल जाएगा तो मैं वहां पे अपनी क्या बनाऊंगा, टारगेट बुक कर लूंगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इसको बोलते हैं 1:2। समझ में आया क्या। ओके, सिमिलर तरीके से अपन डाउन ट्रेड के लिए भी देख लेते हैं एक बार के लिए। हाँ जी, पहले एंट्री में लाके और इसका लो को ब्रेक कर रहा है तो एंट्री नहीं होगी अपनी, इसीलिए तो कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं ना। सेकंड कंडीशन ये भी तो हो सकती है, जैसे अपन इस कैंडल मार्केट आपका डाउन आ रहा था, हमने इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, एंट्री अभी नहीं ली। एंट्री कब लेते हैं, कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन कौन देता है, इसके अगली कैंडल। अगर अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दी, सर लो ब्रेक भी तो कर सकती है, तो लो भी ब्रेक कर सकती है। तो अगर मान लो अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, क्या कर दिया लो ब्रेक, तो इसका मतलब हैमर क्या हो गया, फेल हो गया। नहीं सर, तो इस पे ट्रेड लेना ही नहीं है। उसके बाद में दोबारा वही के अंदर ऊपर नहीं, फिर नहीं लेंगे ना, वो फेल हो गया। आप ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये इस तरीके की कैंडल बन जाती है, ऊपर चली जाती है और नीचे सिर्फ विक आती है, लेकिन इसका लो ब्रेक हो चुका ना, तो बस लो ब्रेक होती है हमारी एंट्री नहीं होगी, ये पैटर्न फेल हो चुका। अगर इसमें पावर होती ना, हैमर में पावर होती तो इसका हाई ब्रेक करवाता वो,
क्या ब्रेक करवाता, हाई ब्रेक, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं था, इसमें पावर नहीं था, तो अगली कैंडल इसका क्या ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब हैमर फेल हो गया और हम इसको छोड़ देंगे, फिर अपन वेट करेंगे अगला कोई पैटर्न बने। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से सिमिलर तरीके से अपन यहाँ पे बात करें तो डाउन ट्रेंड के लिए होता है, कैसे होगा वो चीज समझते हैं एक बार। क्या अपन देखिए, मार्केट आपका अप जा रहा था, मार्केट अगर अप जा रहा था तो यहाँ पे हेलो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या बनेगा, हैंगिंग मैन। ऊपर क्या बनता है, हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन बनते ही हम एक्टिव हो जाएंगे। एंट्री लेंगे क्या, नहीं लेंगे, अभी एंट्री नहीं लेंगे, हम एक्टिव हो गए, इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क कर लिया। अब आपको पता है कि हैंगिंग मैन का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे लेके आना, प्राइस को नीचे लेके आना। तो क्या ब्रेक करना चाहिए, इसका लो। हम यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बनाएंगे और कब अगली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल इसका लो ब्रेक कर देगी तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एंट्री। अब स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मेरा, इसके ऊपर, क्योंकि ऑपोजिट रहेगा ना। अब अपन एंट्री कहाँ के लिए बनाई है, नीचे के लिए बनाई है। तो मान लो यहाँ पे 100 रुपए पे मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मेरा कितने पे हो जाएगा, 110 पे होगा क्या। अब बोलोगे सर ऊपर तो प्राइस बढ़ रहा है तो स्टॉप लॉस कैसे हो गया, तो हमने एंट्री कहाँ के लिए बनाई है, नीचे के लिए। अब जब मार्केट नीचे जाएगा ना तो मेरे को क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट। जितना नीचे जाएगा उतना ही मेरे को क्या होना है, यहाँ पे प्रॉफिट होना है। एंड यहाँ से 100 से मेरा टारगेट कितने पॉइंट का है, एसएल कितने पॉइंट का है, 110। तो टोटल एसएल कितने पॉइंट का हुआ, 10 का। तो मेरा टारगेट कितने पॉइंट का रहेगा नीचे, 20 का। तो कितने पॉइंट पे लगाऊं, 80 पे। 80 रुपए तक का मेरा क्या रहेगा यहाँ पे टारगेट। कैसे 80 पे रहेगा क्या, क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, गिर रही है, डाउन जा रही है। नीचे जाने पे मेरे को क्या होगा, यहाँ पे फायदा होगा। मार्केट जितना गिरेगा उतना ही मेरे को क्या होना है, यहाँ फायदा होना है। समझ में आया। तो ये सेलिंग क्या होती है। ऑनलाइन जो भी आप क्लास ले रहे हैं, मैं एक बार दोबारा से आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। आ रही है आवाज आपके पास में, जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैं आपको एक बार फिर से लिंक सेंड कर दे रहा हूँ, आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ओके सर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट आपका डाउन आ रहा था। डाउन आते टाइम में आपने देखा कि यहाँ पे एक हैमर जैसा फॉर्म हुआ, हैमर बना है। जैसे ही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है हम एक्टिव हो जाते हैं। हमने ट्रेड नहीं लेना, बस हम एक बार एक्टिव हो जाते हैं कि अब हमें ट्रेड लेना है। लेकिन हम वेट करते हैं, किस चीज का वेट करते हैं, कंफर्मेशन का। हमें कंफर्मेशन चाहिए, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, हाई ब्रेक करते ही हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो हमारा हैमर है उसका बिल्कुल लो पॉइंट, बिल्कुल लो पॉइंट, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। अब ये जितने पॉइंट का गैप है, यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट हो सकता है, 5 पॉइंट हो सकता है, 10 पॉइंट हो सकता है, वो अलग अलग चार्ट के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो जितने पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है ना, हमारा जो टारगेट हमेशा रहेगा वो इससे क्या रहेगा, डबल रहेगा, 2x रहेगा। अगर आप इसी साइकोलॉजी के साथ काम करोगे तो 40% एक्यूरेसी पे भी अपन प्रॉफिट में रहते हैं। अगर आपने 10 ट्रेड किए और 10 ट्रेड में से सिर्फ आपके 4 ट्रेड सही हो गए तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आपने 1:2 पे काम किया, मोटा मोटा समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पे लॉस कितने रुपए का था, 100 रुपए का था, और टारगेट मेरा कितने का हो गया, 200 रुपए का हो गया। अब सपोज करो कि आपने टोटल कितने ट्रेड किए, 10 ट्रेड किए। कितने ट्रेड किए, 10। 10 में से मान लो कि 4 में तो आपको मिल गया टारगेट और 6 में आपको हो गया क्या, लॉस। तो अगर आपको 4 में टारगेट मिला तो टोटल टारगेट कितने का मिला होगा, 800 रुपए का। और अगर आपका लॉस हुआ होगा 6 में तो कितने का हुआ होगा, 600 रुपए का हुआ होगा। तो भी आप फिर भी देखो, आप 200 रुपए किस में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। तब अगर आपकी सिर्फ 40% की एक्यूरेसी आ रही है, 40% की एक्यूरेसी तो अपन तुक्के से भी ला सकते हैं। सोचो कि 10 ट्रेड है, 10 में मैं तुक्का मारूं कि मार्केट में देखो 2 ही कंडीशन होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। और अगर अपन बैठ के तुक्के भी मारे ना तो भी 40% की एक्यूरेसी आना पॉसिबल होता है। लेकिन हम तो सीख के करेंगे तो 40% एक्यूरेसी लाके आराम से इसमें पैसा बना सकते हैं। लेकिन लोग फिर भी पैसा नहीं बनाते, तो वो बस इस रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज नहीं कर पाते। वो यहाँ पे इतने ट्रेड करके भी 40% से ज्यादा एक्यूरेसी लाके भी वो कहना लॉस में रह जाते हैं, तो उनको बस रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी 40% एक्यूरेसी भी नहीं आए। मैं बोल रहा हूँ आप बिना कुछ सीखे तुक्के भी मारोगे, ठीक है, तो भी हमारी 40% की एक्यूरेसी लाना पॉसिबल होता है और यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बनेगा, लेकिन लोग फिर भी लॉस करते हैं। सेबी बोलता है कि 90% लोग लॉस करते हैं, 90%, मतलब वो 40% एक्यूरेसी भी नहीं ला पा रहे, ठीक है। तो ये उसके जितना भी डिफरेंस आता है ये सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है। साइकोलॉजी, हम रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते। हमें आप जब अपनी लास्ट क्लास होगी रिस्क मैनेजमेंट भी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रिस्क को कैसे मैनेज करें कि हर ट्रेड में हमारा लॉस बराबर हो और प्रॉफिट भी हमारा बराबर हो, ठीक है। ओके, चलो, तो हमने ये कल हैमर के बारे में पढ़ा था। आज चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो मार्केट यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आता टाइम आपने देखा क्या बना, हैमर बना। कलर डजंट मैटर,
कौन से कलर का बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नीचे बना है बट रेड है, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट ने अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, क्या किया सर, एंट्री हुई, इसके नीचे लॉस था, अब देखो 1:2 आराम से टारगेट मिल गया। और देख सकते हो अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा था आपने देखा, और अब की बार तो बना भी कहां पे है, सपोर्ट पे। जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में ये पैटर्न्स बनते हैं ना, इनकी पावर डबल हो जाती है। आपको पता है कि सपोर्ट का काम क्या होता है, प्राइस को ऊपर ले जाना, मार्केट को ऊपर लेके जाना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस लेवल पे पहले से बायर तैयार बैठे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, खरीदने के लिए, तो वो अपना काम करेगा। और हैमर का अपना खुद का काम होता है प्राइस को ऊपर लेके जाना, तो ये हैमर अपना काम करेगा। तो यहाँ तो डबल कंफर्मेशन हो गया ना, अगर ये पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बन रहे हैं ना, तो इनके चलने के चांस डबल हो जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना इनको देखना ही नहीं है। अगर इसके बिना आप सिंगल कहीं बीच में देखोगे ना, तो आपको लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल कहां बननी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, या फिर बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे हमारा किसका काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे आपको कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बीच में अगर ये पैटर्न बनता है तो उसके चांस चलने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पैटर्न देखा। इसी तरीके से अपन ने हैंगिंग मैन का एग्जांपल देख सकते हैं। मार्केट आपका अप जा रहा था, ऊपर जाते टाइम आपने देखा हैंगिंग मैन बना, और इसका लो ब्रेक पे अपनी एंट्री हुई, इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको 1:2 पे हमारा यहाँ पे क्या रहता है, टारगेट रहता है। ओके, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये भी अगर रेजिस्टेंस पे बना, देखो ये नीचे आते टाइम बना है, ये हैमर बना, और यही ऊपर बन गया, तो इसको क्या बोल देंगे, हैंगिंग मैन। कलर दोनों में क्या है, रेड है, तो इसका मतलब ये कि कलर तो कोई मैटर करता ही नहीं है, बस बनना कहाँ पे है वो चीज मैटर करती है। अगर बॉटम में बना तो हैमर है, और ऊपर बना तो हैंगिंग मैन है। काम दोनों का समझ में आया, नाम दोनों का समझ में आया। ओके सर, आगे चलते हैं। अगला जो पैटर्न है ये समझने की अब कोशिश करते हैं। अभी तक आपने जो समझा बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर दिया। जो ये पैटर्न है इसको बोलते हैं अपन इन्वर्टेड हैमर, और दूसरी तरफ है इस वाले को बोलेंगे अपन शूटिंग स्टार। चेंज क्या हुआ है, जो हैमर था, हैमर में वो क्या रहा था कि बॉडी पार्ट है ना ऊपर की तरफ बन रहा था, तो अपन इसको क्या बोल रहे थे, हैमर बोल रहे थे। बट अब की बार हुआ क्या है, इसको उल्टा कर दिया, बॉडी पार्ट नीचे की तरफ आ गया और विक ऊपर की तरफ आ गया। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है ये उल्टा हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर है तो ये देखो कैसा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, और बुलिश पैटर्न का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना, तो बनेगा कहां पे, बॉटम में। तो हम देखो इसको कैसे देखेंगे, मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रहा था सर, उसके बाद हमारा क्या बना, इन्वर्टेड हैमर बना। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बना, हम इसका हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। हाई लो मार्क करके बस हम वेट करेंगे कि अगली कैंडल क्या ब्रेक करे, इसका हाई या लो, हाई। क्यों, क्योंकि मार्केट को ये तो ऊपर लेके जाता है ना। अगली कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो गई। वेरी गुड सर, एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऑपोजिट नीचे वाले पॉइंट पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, स्टॉप लॉस। मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपए भी इस पे एंट्री हुई थी, और 90 का एसएल, मतलब 10 पॉइंट का वही एसएल हो गया, और टारगेट वही क्या रहेगा मेरा, 120 का टारगेट रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लो मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा था और वहां पे बन गया इन्वर्टेड हैमर, तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, शूटिंग स्टार। जैसे हैमर अगर ऊपर बन रहा था तो उसको हैंगिंग मैन बोल रहे थे, इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर बन जाता है तो उसको अपन शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। ये शूटिंग स्टार बना, और एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट वही, इसका हाई लो मार्क करो। अब की बार एंट्री हमें नीचे लेनी है, तो वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे। जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, हमारी क्या हो गई, एंट्री। एंट्री लेते ही दूसरा काम हमारा होता है स्टॉप लॉस, जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। 100 पे एंट्री लिए, 120 पे स्टॉप लॉस। अब आपको लग रहा होगा शायद उल्टा है यहाँ पे, लेकिन मार्केट जब नीचे जाता है तो ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्योंकि अब मार्केट नीचे गिरेगा तब जाके मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट। यहाँ पे कितने पॉइंट का लॉस है, 20 पॉइंट का, तो टारगेट मेरा कितने पॉइंट का रहेगा, 40। तो कितने पे सेट कर दूं, 60 पे, क्योंकि 100 से जब 60 पे आएगा तभी तो 40 पॉइंट गिरेगा, और 40 पॉइंट गिरेगा तभी तो मेरे को 40 रुपए का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से अपन इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार इस तरीके से काम करता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो देखो आप मार्केट डाउन आ रहा था, डाउन आते टाइम देखा आपने क्या बना, इन्वर्टेड हैमर। अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, क्या नहीं किया, तो क्या एंट्री हुई, नहीं हुई। हम वेट करेंगे, इसके बाद में जस्ट इसके अगली वाली कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दिया, तब जाके हमारी क्या हो गई, एंट्री। और जस्ट इसके नीचे एसएल हो गया, और जितना ये गैप बन रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे 91 पे एंट्री हुई है और ये कितने पे है, 90.400, मतलब लगभग कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 60 पॉइंट का, 0.60 का डिफरेंस होगा, मतलब 600 बोल सकते हैं। तो 0.600 का डिफरेंस है, तो टारगेट कितना हो जाएगा, 1200, 1.2, ऐसा ही कुछ होगा। तो हम जितने पॉइंट का डिफरेंस होता है उससे डबल का हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ओके। हम और देख सकते हैं, देखो मार्केट
में सारे एग्जांपल आपको दिखते, देखो प्राइस नीचे आ रहा था फिर ऊपर गया सर, फिर नीचे आया क्या बना, हैमर। इसके हाई ब्रेक होते हैं, एंट्री हो गई, और ये इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, देखो 1:2 टारगेट दे दिया। चलो सर ठीक, बढ़िया काम हो गया, मार्केट दोबारा नीचे आया, फिर आपने देखा कि इन्वर्टेड हैमर बन गया। इसका आज मंथली कैंडल से क्लोज हुआ है और हाई एंड क्लोज होने के बाद में नहीं, कैंडल क्लोज पे एंट्री ले ही नहीं रहे ना अपन, अपन सिर्फ हाई ब्रेक होते पे एंट्री ले रहे हैं। अपन अगली कैंडल का वेट होने का, क्लोज होने का, अब ये तो बात करते, ये तो यहाँ क्लोज हुई है ना, अब यहाँ एंट्री लेंगे तो हमारी ऐसे इतना बड़ा हो गया। नहीं, ये नहीं करना हमें, जब एंट्री लेनी है तो बस अपन उसका हाई या लो ब्रेक हो जाए। उसके बाद मैं हमने ये भी बात की थी कि अगर मान लो ये हाई ब्रेक करके वापस अंदर भी आ जाएगी ना, तो भी हमारी एंट्री हो चुकी है, एंट्री तो हो चुकी है, फिर बस हम टारगेट या एसएल का वेट करेंगे। अभी ये अगर इसका क्लोजिंग का वेट करोगे तो आपको तो एसएल इतना बड़ा हो गया, फिर तो आधी बार आपको टारगेट ही नहीं मिलेगा। अभी जैसे एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूं मैं, ये क्या है, हैमर, अगली कैंडल क्लोज यहाँ पे तो एंट्री यहाँ मिली, एसएल मेरा ये रहा, तो ये तो 1:1 ही नहीं दे पाया, फिर तो मिला क्या, नहीं मिला ना। तो हम बस इसके हाई ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन हो गया कि भैया मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, हाई ब्रेक होते ही कंफर्मेशन मिल जाता है, जब नीचे जा रहा है तो लो ब्रेक होते हमें क्या मिल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, और हम इस पे यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। क्लियर है, ओके। तो दोनों एग्जांपल आपको एक ही साथ मिल गए, हैमर मिल गया और हैंगिंग मैन मिल गया, सॉरी इन्वर्टेड हैमर मिल गया। यहाँ पे आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट आपका ऊपर जा रहा था और ये देखो क्या बना, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना, तो अगली कैंडल ने जैसे इसका लो ब्रेक किया, एंट्री हो गई, हाई पे हमारा एसएल और डबल का हमारा नीचे टारगेट हो गया। तो इस तरीके से अपन इन पैटर्न्स को चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, शूटिंग स्टार बना, इसमें फिर ऊपर जा शूटिंग रहा था, स्टार और इन्वर्टेड हैमर, क्या बोल रहे हो, सर इसमें शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर में भी अंतर? इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में अंतर, हाँ जी। सर डिफरेंस यही तो है, बन कहाँ रहे हैं बस ये, हैमर होता है वो नीचे, इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है, और ऊपर बन रहा है तो फिर वो शूटिंग स्टार है। जैसे हैमर नीचे बन रहा था, हैंगिंग मैन ऊपर हो रहा था ना, वो चीज है। ठीक है। अंतर बस इतना ही है इनमें कि ये बन कहाँ पे रहे हैं, सारे जो पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं इनका डिफरेंस क्या है, बन कहाँ पे रहे। सेम है आपका यहाँ पे, ये अगर ये नीचे बन जाता तो क्या बोलता, इन्वर्टेड हैमर, और ऊपर बन गया तो इसको मैंने क्या बोल दिया, शूटिंग स्टार। अब आपको एक चीज और बता दूं, जो हैमर या इन्वर्टेड हैमर, आपका एक तो हैमर है और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड हैमर। बोले तो एक तो ये आपका हैमर बनता है और एक आपका ये इन्वर्टेड हैमर बनता है। दोनों ही हैमर वर्ड है ना, तो ये दोनों बॉटम में बनेंगे, आप समझ लो, हैमर या इन्वर्टेड हैमर दोनों ही कहां बनेंगे, बॉटम में। और जो बच गए दोनों, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, वो कहां बनेंगे, ऊपर बनेंगे, ठीक है। इन कैंडल्स को एक और नाम से जाना जाता है, इनको पिन बार कैंडल भी बोलते हैं, पिन बार। सर पिन बार क्यों बोलते हैं, तो आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल दिख रही है आपको, तो पिन की तरह दिख रही है ना, आगे एक नोक है और छोटा सा पकड़ने का रुक्सा है, तो जिसको पिन बार कैंडल भी बोला जाता है। और जो चारों कैंडलस्टिक पैटर्न अभी अपन ने पढ़े, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये चारों कैसे होते हैं, पिन बार कैंडल्स होती है। क्लियर, ओके। तो ये हमने इसके एग्जांपल भी देखी और आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस पे बना तो इसकी पावर वैसे ही डबल हो जाएगी, जो शूटिंग स्टार है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बिना सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के तो आपको ट्रेड करने ही नहीं है। अगर बीच में कहीं घुसे तो आपकी लंका लग जाएगी, ठीक है, बिना इसका कंफर्मेशन के आपको इस पर ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो ये चार पैटर्न अपन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पैटर्न को अपन समझते हैं। देखिए, आपको पता है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं, बुलिश, और राइट हैंड साइड पे जो भी पैटर्न है वो कैसे हमारे बेयरिश पैटर्न है। अब इस पैटर्न का नाम है स्पिनिंग टॉप। ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बुलिश स्पिनिंग टॉप। और ये मार्केट को नीचे लेके आएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेयरिश स्पिनिंग टॉप। इसमें होता क्या है कि मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, हर यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 100 रुपए मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद इसमें एकदम से गिरावट आती है, प्राइस पहुंच जाती है बिल्कुल यहाँ पे लो 50 रुपए पे आ गई, क्योंकि लंबी विक बनी है तो काफी गिरा था मार्केट। वापस इसमें बाइंग आती है और बाइंग आके मान लेते हैं कि ये प्राइस चली गई 160, कितनी चली गई, 160, और फाइनली जब क्लोज हुआ तो 110 पे क्लोज हो गया। तो डिफरेंस सिर्फ कितने पॉइंट का है, 10 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट का डिफरेंस आया तो बॉडी तो छोटी सी बनी, लेकिन इसके ऊपर और नीचे एक बड़ी विक बनती है और बीच में छोटा सा एक बॉडी पार्ट होता है, समझ में आया। इसको अपन बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप पे को वो आता है लट्टू घुमाने वाला, जिसकी रस्सी बांध के घुमाते हैं, ये उसकी तरीके का होता है। स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू होता है, उसी को बोला जाता है जो घुमाने वाला लट्टू होता है। तो ये उसकी तरह लगता है कि भाई बीच में बॉडी है और ये घूमने वाला लट्टू है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्पिनिंग टॉप। और इसमें क्या होगा कि ऊपर और नीचे विक बराबर होगी,
बराबर मतलब है बड़ी होगी, और बॉडी पार्ट बीच में छोटा सा बॉडी पार्ट होता है। ऐसे टॉप जो ऐसा पैटर्न बन रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप। अगर ये नीचे बन रहा है तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप हो जाएगा, और अगर ये ऊपर बन रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, बियरिश। क्योंकि ऊपर बना तो वो नीचे लेके आएगा, और अगर ये नीचे बना तो ऊपर। और एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अब सभी कैंडल्स में आपको समझ में आने लग जाएगा कि जैसे हाई लो मार्क कर लिया हमने, इसका कैंडल जो होती है उसका हाई लो मार्क करेंगे। ये जब पैटर्न बनता है तो हम एक्टिव होंगे, सिर्फ एंट्री नहीं लेनी, एक्टिव हो गए कि हमें ट्रेड लेना है। और जैसे हम वेट करते हैं अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करी, हाई ब्रेक करते हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री। ऐसा वही इसके ऑपोजिट पॉइंट का, और टारगेट जितने पॉइंट का गैप है उससे ऊपर हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पे टारगेट रह जाएगा। इसी तरीके से अगर बेयरिश है इस पे एंट्री कैसे बनेगी सर, वेरी गुड। इसमें यहाँ पे देखो इसका हाई लो मार्क किया, अब बेयरिश है तो मार्केट नीचे लेके जाएगा, तो मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लो ब्रेक होने पे हमने एंट्री ली सर, इसके हाई पे हमारा एसएल हो जाएगा, और जितना ये गैप है उससे डबल का नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। क्लियर हुआ, सिंपल सा है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका एग्जांपल समझ लेते हैं एक बार अपन। ये देखें, जितना वही जितना स्टॉप लॉस से गैप होता है ना, ये इससे डबल का टारगेट होता है हमेशा। जितना हमारा लॉस बन रहा है, अब वो 10 पॉइंट का बन रहा है तो 20 रुपए का टारगेट। अगर वो गैप कैंडल बड़ी बन गई, मान लो 30 पॉइंट का गैप स्टॉप लॉस बन रहा है, तो टारगेट कितने का होगा, 60 पॉइंट का हो जाएगा। कहने का मतलब हमें डबल टारगेट रखना है जितना हमारा वहां लॉस बन रहा है। लॉस हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, हम हमारी मर्जी से स्टॉप लॉस नहीं रख सकते कि सर मेरे को लग रहा है 3 पॉइंट का रख लेता हूँ, सर मेरे को लग रहा है 50 पॉइंट का रख लेता हूँ। मर्जी नहीं चलती यहाँ पे। हमें तो यहाँ पे एक कैंडल कितना बड़ा बना है वो बताएगा कि भैया आपका लॉस कितना होने वाला है। अभी जैसे ये कैंडल इतनी सी बन गई तो चलो सर ये लॉस बन गया आपका यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सपोज करो ये कैंडल की वीक थोड़ी और होती तो सर फिर तो ये लॉस लेना पड़ता ना। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारी कैंडल वहां पे जो बनेगी वो हमें बताएगी कि आपका सर लॉस कितना बड़ा होने वाला है। ठीक है, और टारगेट फिर हमेशा इससे डबल रहेगा। टेंशन मत लो, मैं आपको तो ऐसा इसे तरीका बताऊंगा। हाँ जी, सर इसे डॉजी भी बोलते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? डॉजी भी बोलते हैं क्या इसे? नहीं सर, इसको डोजी नहीं बोलते, इसको सिर्फ स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग टॉप ही बोला जाता है। बुलिश एंड बेयरिश डोजी अगले पैटर्न को बोलते हैं, अभी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक। ओके। तो हमने यहाँ पे समझा लॉस जो होगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब अपन रिस्क मैनेजमेंट की क्लास करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, चाहे कितनी बड़ी कैंडल बने, चाहे इतनी बड़ी बने और चाहे बिल्कुल छोटी सी इतनी बड़ी कैंडल बने, हर ट्रेड में लॉस आपका बराबर ही होगा। उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। यहाँ पे अगर इतना बड़ा बन रहा है तो भी लॉस आपका उतना ही होगा जितना होना चाहिए था, जितना आप चाहोगे। और अगर इतना सा बना तो भी आपका लॉस क्या होगा, उतना ही होगा। अगर आप चाहते हो इसमें मैं 100 रुपए का लॉस लेना चाहता हूँ तो 100 का ही होगा, और इसमें भी आप चाहते हो 100 का लॉस लेना चाहते हो तो 100 का ही होगा। ठीक है, ये होगा कैसा वो अपन लास्ट क्लास रिस्क मैनेजमेंट वाले में समझेंगे। लोग यही बात खा जाते हैं कि एक बार जैसे अब छोटे सेल था, इसमें लॉस मान लो 20 पॉइंट का था, अब लोगों ने इस पर ट्रेड लिया, इसमें मिल गया टारगेट, इसमें मिल गया क्या, टारगेट। तो 40 का टारगेट मिल गया उसको, तो वो खुश हो जाएगा, वाह यार मेरे को टारगेट मिल गया। और इसमें लॉस बन रहा था इसका कितने पॉइंट का, मान लो 50 पॉइंट का, और इसमें हो गया इसको क्या लॉस, तो इसका कितने का लॉस हो गया, 50 का। अब इसने कमाए कितने, 40, और लॉस कितने का कर दिया, 50 का। जबकि इसकी एक्यूरेसी क्या है, 50-50। भाई एक में टारगेट मिला, एक में लॉस हुआ, तो एक्यूरेसी क्या आई, परसेंटेज क्या आया, 50-50 का आया। लेकिन फिर भी ये लॉस में, जबकि थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि 40 वाला ही प्रॉफिट में रहता है। तो इस वजह से रहता है। होता क्या है कि वो जब छोटे लॉस टारगेट, मान लो छोटे स्टॉप लॉस था उसमें तो टारगेट मिल जाता है, और बड़े स्टॉप लॉस में उसका एसएल हिट हो गया, तो एसएल तो ज्यादा का हिट हो गया और टारगेट छोटे में मिला। तो हमें क्या है ना, हर ट्रेड में लॉस बराबर होना चाहिए। इतना बड़ा अगर ले रहे तो इसमें 50 का ही लॉस होना चाहिए, तो इसमें 50 का ही होना चाहिए। जब इसमें 50 का लॉस रहेगा तो इसमें टारगेट कितने का रहता, 100 का। और इसमें 50 का लॉस है तो इसमें टारगेट कितने का है, 100 का। अब इसमें लॉस हुआ तो 50 ही जाएंगे, और इसमें अगर टारगेट मिला तो कितने मिलेंगे, 100। तो हम फिर प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली लास्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। अभी बस आपको इतना समझना है कि ये पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, एक बार इनका नाम और आप इसका काम समझ लो कि ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, इनके कलर तो मैटर करता ही नहीं है ना सिंगल में। सिंगल वाले जितने भी पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं, आज जो भी पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं, इनमें कलर तो इनका कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, ग्रीन वाला ऊपर बने, हाँ, सिंगल में कलर मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन और रेड हो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस बन कहाँ रहा है, नीचे बना तो वो बुलिश है, ऊपर बना तो वो बियरिश है। ठीक है, हैमर दोनों नीचे बनेंगे, शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन ऊपर बनेंगे। नाम ही समझो यार, हैंगिंग मैन, आदमी कहाँ लटकेगा, ऊपर लटकेगा। ठीक है, हैमर तो वैसे नीचे हो गए दोनों के दोनों, तो कंफ्यूजन ही नहीं, एक बच्चा शूटिंग स्टार ऊपर बनेगा। और ये इसमें तो नाम से पता चल रहा है, बुलिश है तो नीचे बनेगा और बियरिश है तो ऊपर बनेगा। एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर जा रहा था, बियरिश स्पिनिंग टॉप बना, जैसे अगली कैटेगरी इसका लो ब्रेक किया, हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, इसके हाई पे हमारा एसएल हो जाएगा, और इससे डबल का नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट। इसमें आप देखोगे कि मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रहा था,
आपने देखा कि बुलिश स्पिनिंग टॉप बना, हमने इसका हाई लो मार्क कर लिया, अगली कैंडल ने इसका हाई लो ब्रेक किया, मेरी एंट्री हो गई, इसके नीचे मेरा क्या हो जाएगा एसएल, और इससे डबल का ऊपर मेरा क्या हो जाएगा टारगेट। ठीक है, ये हमारे स्पिनिंग टॉप पैटर्न्स होते हैं। नेक्स्ट अभी चलते हैं अपन, ये एग्जांपल मैंने बता दिए, कैसे भी हो सकते हैं। देखो मार्केट नीचे आ रहा था, बस आपको देखना है बीच में एक बड़ा सा बॉडी, छोटा सा बॉडी पार्ट रहेगा, ऊपर नीचे बड़ी बड़ी विक रहती है। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला जो पैटर्न है इसका नाम है डोजी। क्या नाम है? डोजी। सर इसको डोजी क्यों बोलते हैं, समझिए। देखिए, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट खुला था 100 रुपए पे, कितने पे खुला था 100 पे, और फिर उसके बाद इसमें प्राइस गिरी और गिर के मार्केट आ गया 50 पे, तो इसने लो कितने का बना दिया 50 का। फिर इसमें एकदम से मोमेंट आया, ये प्राइस पहुंच गई 150, कितने पे आया 150 पे, और फाइनली मार्केट जब क्लोज हुआ तो वापस आ गया कितने पे क्लोज हो गया 100 पे। मतलब जितने पे खुला उतने पे क्लोज हो गया। हो सकता है ये 101 पे क्लोज हो जाए, हो सकता है ये 99 पे क्लोज हो जाए। अगर ये 99 पे क्लोज हुआ होगा तो कैंडल कैसा बना होगा, कैंडल कैसा बना होगा? अगर ये 99 पे रेड, छोटा सा हल्का सा रेड, क्योंकि एक पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट, कैंडल मतलब पॉइंट चाहे आधा ही गिरो, कलर तो डिसाइड हो गया ना कि भाई आधा पॉइंट ही गिरा हो तो कलर तो डिसाइड हो गया, लेकिन नीचे बना है तो रेड कैंडल बना होगा। अगर 101 पे क्लोज होता मार्केट तो कैसा बन जाता ग्रीन, लेकिन इसमें बॉडी पार्ट नए के बराबर होता। तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें विक तो बहुत बड़ी होती है लेकिन बॉडी पार्ट नए के बराबर होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं? डोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोजी बोलते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा बॉडी होता इसको क्या बोल देते? स्पिनिंग टॉप। जस्ट अभी अपन ने पढ़ा, बस वही फर्क है। अगर बॉडी बिल्कुल भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा डोजी हो जाएगा, और हल्का सा अगर इसमें बॉडी है तो इसको क्या बोल देंगे स्पिनिंग टॉप बोल देंगे। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? ओके सर, तो डोजी तो सर समझ में आ गया। अब डोजी दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होता है आपका ग्रेवस्टोन डोजी। पहले मैं इनका नाम क्या है, नाम का साइकोलॉजी समझा देता हूँ, फिर इसका काम समझते हैं। देखो ये पैटर्न बुलिश है, एक तरीके से देखो तो ये हैमर की तरह नहीं है क्या? थोड़ा सा बस इसका बॉडी ऊपर कर दूंगा हैमर हो जाएगा। और ये अगर आप देखोगे तो शूटिंग स्टार की तरह नहीं है क्या? डिपेंड करेगा बन कहाँ रहा है। अगर ये बुलिश पैटर्न है तो आपको पता है नीचे बनेगा और यहाँ से मार्केट क्या होगा ऊपर जाएगा, और ये बेयरिश पैटर्न तो आपको पता है ऊपर बनेगा और यहाँ से मार्केट क्या होगा नीचे आएगा। ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब देखो डोजी, पहले तो इसका नाम कैसे पढ़ा है ये समझ लेते हैं। इसको बोल रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न जापान में बने थे और वहां के लोगों ने नाम वहां के हिसाब से रखे हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि ये क्या है ड्रैगन है। ड्रैगन जानते हो वही क्या है? आपने भी आता है ना वो हेलीकॉप्टर पंखा क्या बोलते हैं अपन, वो आते हैं जानवर आते हैं तो उसकी पूंछ तो बहुत लंबी होती है और उसके पंख होते हैं, उसको ड्रैगन बोलते हैं। तो ये तो क्या बोलता है कि ये तो उसके पंख है, उड़ रहा है, और ये इसके पीछे क्या है पूंछ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया ड्रैगन फ्लाई। और डोजी इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें बॉडी न के बराबर होती है। इसमें हल्का सा 1-2 पॉइंट का डिफरेंस इसलिए ग्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो और पॉजिटिव डिफरेंस इसलिए ग्रीन बन गई। बाकी इसमें जो ऊपर है ना सिर्फ बॉडी पार्ट तो न के बराबर है, विक बहुत लंबी है, तो इस कैंडल को अपन क्या बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। हल्की सी हो सकती है, ऐसे हल्की सी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा विक इसमें हो सकता है। तो ये जो होगा ड्रैगन फ्लाई, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसा माना जाता है कि ये तो उसके पंख है और ये इसकी पूंछ है और ये भी ड्रैगन उड़ रहा है। अगर आपने उसको उड़ता हुआ देखा होगा तो आपको पता होगा, अभी अपने आते हैं नहीं जानवर, हाँ, तो ये सिमिलर उसकी तरह लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है ड्रैगन फ्लाई। और डोजी क्यों बोल रहे हैं? डोजी बोलने का रीजन है कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब इसमें बॉडी पार्ट नहीं बना, इसलिए ये क्या है डोजी है। क्लियर? ओके सर, एक के बाद में ये है ग्रेव स्टोन डोजी। अब इसको ग्रेव स्टोन क्यों बोलते हैं? देखो ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, जो मोहम्मडन्स होते हैं कब्रिस्तान जो उनके वो करते हैं ना दफनाते हैं, तो दफनाते तो होता क्या है कि इसके ऊपर देखो ये कबर बनाई हुई है और कबर के ऊपर ये एक उसके ऊपर पत्थर लगाया हुआ है। तो जब कबर के ऊपर पत्थर लगाते हैं ना उसको ग्रेव स्टोन बोला जाता है। कबर के ऊपर जो पत्थर लगता है उसको क्या बोलते हैं ग्रेव स्टोन बोला जाता है। तो उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा हुआ है कि ये कबर है और कबर के ऊपर ये उसके ऊपर क्या लगा दिया पत्थर लगा दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है ग्रेव स्टोन। और डोजी क्यों बोल रहे हैं? ओपनिंग क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इसमें बॉडी पार्ट छोटा सा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा डोजी हो जाएगा। तो दोनों में नाम समझ में आया, इसको ड्रैगन फ्लाई क्यों बोला जा रहा है और इसको ग्रेव स्टोन क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, चलो सर, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि सर ये जो पैटर्न है ये बुलिश है तो कहां बनेगा बॉटम में, मतलब प्राइस आपका नीचे की तरफ आ रहा था, ये पैटर्न बना, प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा। ये बियरिश है तो कहां बनेगा टॉप में, तो मतलब प्राइस आपका ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस के पास ये बना होगा, देन प्राइस यहां से नीचे। चलो एंट्री स्टॉप लॉस वही सेम कॉन्सेप्ट होता है एंट्री स्टॉप लॉस के, तो हाई लो मार्क कर लो। अब ये बुलिश है तो ऊपर जैसे अगली कैंडल्स का हाई ब्रेक करेगी एंट्री हो जाएगी,
ये बेयरिश है तो अगली कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करेगी एंट्री हो जाएगी, फिर स्टॉप लॉस इसके ऑपोजिट जाके अपन एसएल लगा देंगे। एसएल हमेशा ऑपोजिट लगता है, जिस तरफ की अपन एंट्री ले रहे हैं ना उसके ऑपोजिट उल्टे साइड में जाके हमें क्या लगाना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस हमेशा ही ऑपोजिट साइड में लगते हैं। क्लियर है? ओके, चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एंड देखो, देखा है आपको यहाँ पे मार्केट नीचे गया, ऊपर जा रहा था, नीचे आया, ये क्या बना हमारा डोजी। कौन सा डोजी है? ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि बॉडी पार्ट इसमें देखो ऊपर से बनाया है। पहली बात तो बनेगा न के बराबर बनेगा। यहाँ पे देखो डोजी और भी है, अभी ये बीच में बॉडी बन गई, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, लेकिन अगर इसकी बॉडी ऊपर की तरफ बन गई तो इसको अपन बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। बाकी आप देखोगे ना तो देखो ये भी क्या है डोजी, ठीक है, ये भी क्या है डोजी, ये भी क्या है डोजी, और ये क्या है स्पिनिंग टॉप। डिफरेंस समझ में आया दोनों सब में? स्पिनिंग टॉप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें बॉडी पार्ट अच्छा खासा दिख रहा है बीच में, ये तो स्पिनिंग टॉप हो गया, और इनमें देखो बॉडी बिल्कुल छोटी छोटी सी है, इसलिए ये सारे क्या है डोजी हो गए। डिफरेंस समझ में आ गया ना? ठीक है, अब ये जो बना है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, तो अपन इस पे एंट्री कैसे लेंगे सर? अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ये हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, इस पे हमारा एसएल हो गया, और जितना पॉइंट का गैप उससे डबल का ऊपर हमारा क्या रह जाएगा, टारगेट रह जाएगा। हाँ, ये सपोर्ट तो कोई डोजी बना ही नहीं है ना, यहाँ पे डोजी तो यही बना है, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। जैसे इससे पहले ये हैमर बना था, अब आप देखो अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो तो समझो मार्केट डाउन आ रहा था, डाउन आते टाइम देखा आपने हैमर बना, परफेक्ट हैमर है, कोई कमी नहीं है। हम वेट, हैमर का काम क्या होता है, मैं इसके हाई और लो मार्क करके बैठा था कि भाई हैमर का काम क्या है, प्राइस को ऊपर लेके जाना। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यार ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो अगली कैंडल क्या ब्रेक करे, इसका हाई ब्रेक करे, लेकिन हुआ क्या, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो मेरा हैमर तो क्या हो गया, फेल हो गया। तो हैमर फेल हो गया तो मैं हैमर को छोड़ दूंगा, हैमर मेरा छूट गया। अब अगली बार देखा तो यार ये बैक टू बैक दोबारा क्या बन गया, अब क्या ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी भी क्या बोलता है कि भैया प्राइस अगली कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करे तो मैं एंट्री लूंगा, जस्ट इसने हाई ब्रेक कर दिया, करते मेरी यहाँ पे क्या हो गई एंट्री, और इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया एसएल। एंट्री देने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मेरे को प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट दिखाते ही मार्केट वापस अंदर आ गया, तो मेरे को यहाँ पे लॉस पे भी दिखा होगा, काफी टाइम तक लॉस दिखा होगा, क्योंकि देखो कितनी सारी कैंडलें बनी है। उसके बाद में फिर से मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, और फिर मेरे को यहाँ पे 1:2 टारगेट मेरा डन हो जाता है। समझ में आया? ओके, और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। एंड ये देखिए मार्केट आपका अप साइड में, ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो डेफिनेशन होता है वो इधर लिखा हुआ है, देखना चाहो तो सबसे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद में लॉन्ग अपर शैडो, मतलब ऊपर वाली जो शैडो या विक बोर्ड है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, स्मॉल टू नो लोअर शैडो, मतलब नीचे वाली जो शैडो है या तो होनी नहीं चाहिए या हो तो थोड़ी सी हो सकती है ना। एंड क्लोज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज ओपन, मतलब जहां पे ओपन हो रहा है उसके आसपास ही बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लोज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डोजी कहलाएगा। और अब की बार कौन सा बनाइए, ग्रेव स्टोन डोजी, आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हमारी यहाँ पे हो गई एंट्री, इसके हाई पे जाके हमने लगा दिया एसएल, और डबल का नीचे रह गया मेरा क्या, टारगेट। ठीक है, तो ये ग्रेव स्टोन डोजी होता है। एंड यही पैटर्न हमने देखा, वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे बना, रेजिस्टेंस पे बनाए, तो इसको पता है आपका पावर इसका क्या होता है, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा ढूंढोगे तो बीच में आपको लॉस हो जाएगा और उसके जिम्मेदार रहोगे आप खुद। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ढूंढोगे। आगे चलते हैं, देखते हैं लास्ट जो पैटर्न हमारा है सिंगल का, इसको बोलते हैं मारुबुजो। क्या बोलते हैं, मारुबुजो। यहाँ पे मारुबुजो क्यों बोलते हैं इसका, देखो मारुबुजो का मतलब जापान में होता है गंजा आदमी, टकला। ठीक है, जो टकला होता है ना, बाल होते हैं, तो मारुबुजो का जापान में मतलब होता है टकला। अब सर इसको टकला क्यों बोल रहे हैं, टकला इसलिए बोलते हैं इसमें सिर्फ सिर्फ बॉडी पार्ट होता है। क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है, इसमें बॉडी पार्ट बहुत बड़ा होता है। अरे किसी भी पैटर्न के अंदर, लास्ट पैटर्न आ गए तेरे को, अब नहीं दिख रहा जाके, किनको नहीं दिख रहा, तो थोड़ा इधर आ जाओ, ये जगह भी अपनी है, ले रखा है मैंने पूरा रेंट पे, टेंशन मत करो, पूरा कमरा अपना ही है ये। अच्छा तिरछे हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कितनी जगह तो पड़ी है, वैसे परेशान क्यों होते, इतनी सारी तो जगह पड़ी, 4 लोग बुरे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है मारुबुजो। मारुबुजो का मतलब क्या होता है, टकला, गंजा। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें सिर्फ बड़ी सारी बॉडी बनती है, बहुत बड़ी क्या बनती है, बॉडी बनती है। अब एक चीज और, इसके ऊपर हल्की सी यानी ऊपर नीचे हल्की सी विक भी हो सकती है ऐसे, तो भी वो क्या कहलाएगा, मारुबुजो। लेकिन इसका डेफिनेशन होता है कि इसका बॉडी पार्ट बहुत बड़ा होना चाहिए।
और जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न का बॉडी पार्ट बहुत बड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मारुबुजो। आप समझ सकते हो मारुबुजो का मतलब टकला होता है। तो सर आपको पता है टकला क्यों बोल रहे हैं इसको, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ऊपर नीचे क्या नहीं होती, विक नहीं होती। अरे इसके नीचे ऊपर नीचे विक नहीं होती। अगर मान लो हल्की सी है भी, जैसे कोई आदमी है उसके अगर माथे में 3-4 बाल है तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे, टकला ही बोलेंगे ना। 10 बाल भी हो गए तो अपन गिनेंगे भाई 10 बाल है इसके, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई इसके बाल है, हम टकला ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब अगर इसमें छोटी सी विक ऊपर नीचे है तो भी ये टकली ही है। हाँ यहाँ पे मारुबुजू बोल देते हैं। आप टकला मत बोलना कि अगले को बुरा भी ना लगे और मारुबुजू भाई कैसा है ना। तो अपन तो अपने हिसाब से जो बोलना चाहते थे वो बोल दिए, अगले को बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मारुबुजू होता है। एंड मारुबुजू का सिंपल कॉन्सेप्ट है, बुलिस है तो ये आपको पता है ऊपर लेके जाएगा और बेरिस है तो नीचे। कलर मैटर नहीं करता कि सर बेरिस इसलिए बोल रहे हो रेड बनाए ग्रीन बनाए, बना कहा है, बस मैटर ये करता है। आपने यहाँ पे देखा नीचे आ रहा था, बुलिस बना ऊपर ले गया। ठीक है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा था, बेरिस बना नीचे लेके आ गया। एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट वही है, जैसे इसका हाई ब्रेक किया किसी कैंडल ने एंट्री हो जाएगी। हाँ, डाउन ट्रेंड आ रहा होगा तो ये रेड आएगी और ऊपर जा रहा होगा तो ग्रीन करेगी। अभी आपको जैसे कि देखो, अभी आपको दिखाता हूं मैं एग्जांपल में, कलर मैटर इसका करेगा। जैसे अगर ये गिर रहा है तो उस टाइम फिर रेड ही बनना चाहिए। मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये रेड ही बनना चाहिए, है ना। वहां पे ग्रीन बन रहा है तो फिर ये मारुबुजू काम नहीं करेगा, फिर तो बुलिश हो गया ना। तो यहाँ पे उस हिसाब से काम करेगा। अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं, पहले आप ये समझ लो ये क्या होता है, मारुबुजू होता है। ठीक है, एंड और मारुबुजू के टाइप्स भी होते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं है लेकिन बता देता हूं मैं, समझा देता हूं आपको। जैसे ये बुलिस मारुबुजू है, ये फुल मारुबुजू है। फुल मारुबुजू मतलब पूरा टकरा, फुल मारुबुजू मतलब वेरी गुड। और अभी क्लास में ध्यान दे ले, मोबाइल को रख दे, मैं मुक्का रखूंगा रेड की अड्डी पे, है ना। चलती क्लास में ढूंढ रहा है, बाद में तो ढूंढ के भेजता नहीं है। कितने एग्जाम्पल भेजे आज, नहीं भेजे ना, मतलब घर पे नहीं भेजेगा। अभी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी तो मेरे को दिखा रहा है इसलिए बना, और घर पे जब होमवर्क देता हूँ तो होता नहीं है। ठीक है, अभी क्लास पे ध्यान दे। देखो मारुबुजू, फुल मारुबुजू मतलब ये पूरा बना, मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ बॉडी पार्ट ही होगा, आपको बिल्कुल भी वीक नहीं दिखेगी। अगर पूरी वीक नहीं दिख रही तो ये कैसा मारुबुजू है, फुल मारुबुजू। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है मारुबुजू ओपन। ओपन का मतलब क्या है, मतलब मारुबुजू मतलब टकरा, और ओपन का मतलब जहां पे कैंडल ओपन होती है तो वहां पे विक नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जहां पे कैंडल ओपन हो रही है वहां पे क्या नहीं होगी, विक। ग्रीन कैंडल कहां ओपन होती है, नीचे, तो यहाँ विक है क्या, नहीं है। और रेड कैंडल कहां ओपन होती है, ऊपर। कहने का मतलब जहां मार्केट कैंडल ओपन हो रही है ना वहां पे क्या नहीं है, विक नहीं है, मतलब वहां से मारुबुजू है। और क्लोज मारुबुजू बोल लो तो अब क्या हो जाएगा, जहां कैंडल क्लोज हो रही है वहां पे क्या नहीं होगी, विक। डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस ये टाइप तो मैंने बता दिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये टाइप्स आपने देख लिया। अब इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये बुलिश मारुबुजू है। मार्केट आपका डाउन आ रहा था, आपका बुलिश मारुबुजू बना, इसका हाई ब्रेक होते हैं एंट्री हो गया, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो गया 1:2 का टारगेट। साथ में अगर बेरिश देखोगे तो मार्केट आपका अप जा रहा होना चाहिए। बेरिश मारुबुजू है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और डबल का हमारा क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो एग्जांपल क्लियर। मार्केट गिर रहा था, बुलिश मारुबुजू बना, देन मार्केट अप। एंड ये देख सकते हो मार्केट गिर रहा था, गिरते टाइम में बेरिश मारुबुजू बना यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये चलते मार्केट में आपको बीच बीच में भी कंफर्मेशन देते रहते हैं कि आपको ये बताएंगे। जैसे यहाँ पे भी नीचे बना तो अपन इसके हाई पे ले लेंगे, लेकिन नेक्स्ट फिर बीच में बन गया तो ये बताएगा कि मार्केट में भी बायर्स एक्टिव है, बायर्स यहाँ पे डोमिनेट है, बायर्स यहाँ पे पावर दिखा रहे हैं। देन अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, फिर बीच में बन गया, इसका मतलब और ऊपर जाएगा, ये फिर बन गया और ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके अब जैसे गिर रहा है तो गिरते हुए में रेड मारुबुजू बनेगा और ये बताएगा कि मार्केट आपका और नीचे गिर सकता है। ये कंटिन्यूएशन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न था। और आज अपन ने टोटल 10 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिए। 2 कल पढ़े थे, 8 आज पढ़ लिया। ये जो सारे पैटर्न थे ये सिंगल कैंडल से मिलकर बन रहे थे। अभी अपनी 2 क्लास और होगी कैंडल्स की, जिसके अंदर अपन डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न और पढ़ने वाले हैं। तो कल अपन डबल पढ़ेंगे, परसों संडे का तो ऑफ रहेगा, संडे का ऑफ रहता है, फिर मंडे को अपन ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीक तक अपना प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में 3 क्लास हमारी चार्ट की होगी। ये डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद में एक क्लास पे अपन वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, और एक क्लास के अंदर फिर अपन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, RSI, MACD वगैरह, कभी नाम सुना हो ट्रेडिंग में, तो ये क्या होते हैं, तो अपन सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं। अगले वीक में अपना प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उससे अगले वीक में मंडे को आएगा तो मैं आपको ट्रेड करना स्टार्ट करवा दूंगा। जब हमारा प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद से अपन ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक वीक की बात हो रहा है। एंड अभी आपको जो बस जितना बताया जा रहा है ना, उतना उतना काम आप करते रहो। एक बार इन पैटर्न्स को फाइंड करना पहले। लास्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है। सारे काम नहीं करते, लेकिन इनमें से है कुछ पैटर्न्स जो अभी बहुत अच्छा काम करते हैं।
तो वो पैटर्न मैं लास्ट वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने बता दिया तो आप इनको देखना ही बंद कर दोगे, समझ रहे हो ना। तो मैं वो तब तक नहीं बताऊंगा जब तक के आपके पूरे हो नहीं जाते। 35 पैटर्न मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो 35 के 35 पढ़ने, जबकि आप पेड क्लासों में भी जाओगे ना, वहां पे भी पूरे पैटर्न नहीं पढ़ाए जाते, कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे भी पूरे नहीं पढ़ाए जाते, वहां पे 5-10 बता दे बोल देते ठीक है हो गया बस। जो मैन जो सुनने में आते हैं ना वही पैटर्न बताते हैं। तो सारे पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ढूंढोगे एक बार सारे। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टाइम में मार्केट में कौन सा अच्छा काम करते हैं। पैटर्न सारे ही काम करते हैं, लेकिन सारे कुछ पैटर्न है वो 50-50 का काम करते हैं, कुछ पैटर्न है जो 60-70-80% की भी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो वो पैटर्न अपन लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी बस आपका होमवर्क इतना ही है, आपको कुछ ही नहीं करना। अभी 5-4 क्लास तो अपनी हो गई, 4 हो गई है, 5 4-5 जो भी हुई है, तो जितनी क्लासेस हो गई है इतने आपने सीखा। और 20 क्लास जैसे अपना मतलब 1 महीना कंप्लीट होगा, आपको कंप्लीट चीजें आ जाएंगी। लेकिन बस आपको फॉलो ना तो ज्यादा करना है ना कम करना है। जैसे आज मैंने आपको ये पैटर्न बताया, तो आज का काम बस आपका इतना है कि ये 10 पैटर्न ढूंढने, 11वां भी कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन जो पीछे वाली चीजें उनको कंबाइंड करके ट्रेंड के साथ में ट्रेंड आप ड्रॉ करो। हर चार्ट पे आपका ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि हमने जो चीज सीख ली उसको तो अप्लाई करेंगे ना। प्राइस सेक्शन क्या बनता है, सबको मिला के बनता है। अभी जो अपन और चीजें पढ़ेंगे सबको मिला के क्या बनता है, हमारा प्राइस सेक्शन बनता है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे, मतलब आपने सोचा कि सर आप तो कैंडल पढ़ाया, कैंडल मार्क कर लेता हूँ, ट्रेंड सपोर्ट को छोड़ दोगे, तो फिर उसके बिना काम बनेगा नहीं। पहले सबसे पहला काम क्या होगा कि आप ट्रेंड चेक करो। ट्रेंड देखा आपने, सारे ट्रेंड ड्रॉ कर दिए। ट्रेंड के बाद में उस चार्ट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो कि लेटेस्ट मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमको बढ़िया सा मिल गया, फिर जाके वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड करो। कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड किया, फिर हमने बताया। अब लाइव मार्केट में जाके आप देखो, यहाँ पे ये बताया, ये जैसे लाइव चलता है ना, क्रिप्टो तो एनी टाइम चलता रहता है, आपको पता ही है। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लो ताकि आपको ज्यादा बोरिंग ना फील हो, 15 मिनट पे चलता है। अब यहाँ पे सब कुछ मार्क कर लो आप। जैसे ये ऊपर वाला क्या पॉइंट था सर, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था क्या, रेजिस्टेंस था, क्या बना यहाँ पे, शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार बना रहा, आप देखो यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। हम इस शूटिंग स्टार के लो ब्रेक पे एंट्री लेते, इसके हाई पे हमारा क्या रहता, स्टॉप लॉस, और इसके डबल का नीचे टारगेट रहता। अभी तक टारगेट मिला नहीं है, मार्केट जा रहा है और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, और अभी मार्केट में टारगेट मेरे को मिलने वाला है। अगर आपने ये पकड़ लिया होता तो आप इस पर ट्रेड बनाते भी, आपको टारगेट मिल जाता, प्रॉफिट हो जाता। और ये बना कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, तो इसके चलने की चांस और भी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो ये क्या बनाता है, हैंगिंग मैन, दिख रहा है क्या। यहाँ पे आप एंट्री लेते, इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, 1:2 आराम से दिख गया। कहाँ पे बना था, रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चीजें काम करती है, आपको ये देखना है। यहाँ पे देखो नीचे क्या बना था, हैमर बना था क्या, या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड हैमर तो फेल हो गया क्योंकि इसका लो ब्रेक हो गया था। तो फिर क्या बना, हैमर। हैमर का हाई ब्रेक हुआ तो हैमर के हाई पे एंट्री लेते, 1:2 आराम से दे गया, देखे क्या। एंड बन कहाँ रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट पॉइंट ही तो है। आप देखोगे तो यहाँ से अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे एक तरीके से सपोर्ट बना सकते हैं अपन। बार बार मार्केट एक जगह से रिजेक्शन लिया है, तो ये सपोर्ट का तरह काम करेगा इस तरीके से, तो ये सपोर्ट ही तो है। ऐसे ले सकते हैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करके, ऐसे आपको ऊपर वाले मिल जाए। ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था एक बार, और ये मार्केट, ये सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट पे हैमर बना था, चलाक नहीं चला। शूटिंग स्टार बना था, चलाक नहीं चला। यहाँ पे हैंगिंग मैन बना था, गिरा नहीं गिरा मार्केट। सारे पैटर्न काम करते हैं, ढूंढने हमको होते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारा प्राइस एक्शन का है। एंड ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।